बच्चों आज हम शुरू करते हैं ध्वनि कविता पढ़ेंगे। ध्वनि कविता के रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताया जाता है कि ये कोई छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में एक थे। बाकी अन्य 3 कवि थे, महादेवी, निराला और पंत। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, ये 4 लोग थे जो छायावाद के स्तंभ में मुख्य माने जाते थे। इस कविता में कवि ने अपने अंतर मन की आवाज़ को दर्शाया है। बच्चों, ये कविता उस दौरान लिखी गई थी जब आज़ादी हमें नहीं प्राप्त हुई थी। तो उस समय आज़ादी के दौरान या आज़ादी की अवधि में, आज़ादी की लड़ाई की अवधि में जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पर था, तो उस समय जितनी भी रचनाएं होती थी वो लोगों को जागृत और प्रेरित करने के लिए होती थी कि ताकि वे जागृत हों और देश को अंग्रेज़ों की पराधीनता से मुक्त कराएं। तो इस पाठ में भी इस कविता में भी कवि ने अंग्रेज़ों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से नवयुवकों को प्रेरित किया है कि नवयुवक प्रेरित हों और देश की आज़ादी की लड़ाई में वो भाग लें। तो और उन्होंने माध्यम किसको चुना? प्रकृति को। तो प्रकृति के माध्यम से उन्होंने नवयुवकों को, देश के नवयुवकों को संदेश दिया कि वो देश की आज़ादी में या देश को पराधीनता के बंधन से मुक्त कराने के लिए प्रयासरत हो जाएं। तो बच्चे अब कविता पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ बताते हैं। देखिए कविता कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। कविता है अभी न होगा मेरा अंत। कविता का शीर्षक है ध्वनि और कविता की पंक्तियां हैं अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये डाल पातियाँ, हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नेत्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों अब इस कविता का अर्थ बताते हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ध्वनि शीर्षक का तात्पर्य है कि आवाज़ उठाना। तो अब आवाज़ किसके विरुद्ध उठाने की बात की जा रही है? पराधीनता के विरुद्ध। जो पराधीन हम हैं उससे उबरने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए लोगों के मन में आज़ादी की ध्वनि जगे, इसलिए कविता का शीर्षक भी ध्वनि रखा गया है। कवि ने पहली पंक्ति में कहा अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि उनकी उम्र थी लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि भी देश सेवा के लिए वो अपना जीवन समर्पित करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें एक आत्मविश्वास है। कवि किस दृष्टिकोण के पक्षधर हैं? आशावादी दृष्टिकोण, आशावादी दृष्टिकोण के पक्षधर हैं। और वो कहना चाह रहे हैं कि हर मनुष्य को आशावान होना चाहिए। तभी उन्होंने ये कहा कि उनके जीवन का भी अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके जीवन में अभी अभी तो कोमल बसंत का आगमन हुआ है। ऐसा बसंत जो सभी को अच्छा लगता है। आप जानते होंगे वसंत ऋतु सभी को अच्छा लगता है। जैसे अभी आपका जनवरी चल रहा है
फिर फरवरी के बाद से बसंत पंचमी के बाद से बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। तो बसंत पंचमी होती है वो, मतलब उसके 5 दिन पूर्व से बसंत ऋतु शुरू हो जाता है। तो बसंत पंचमी तो बसंत ऋतु बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम और बहुत ही मन को भाने वाला होता है। आप जानते ही हैं, ना उसमें बहुत अधिक गर्मी रहती है, ना बहुत अधिक सर्दी रहती है। वातावरण एकदम मनुष्य के अनुकूल रहता है। तो कवि का कथन है कि उनके जीवन में यहाँ बसंत जो है खुशियों का भी प्रतीक है, उमंग का, खुशी का, आशा का, एक नए जीवन के संचार का। तो कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन में अभी बसंत का आगमन हुआ है और इसलिए उनका अंत नहीं होगा। बड़े ही दृढ़ निश्चयी हैं, दृढ़ शक्ति है उनके अंदर, तभी वो कह रहे हैं कि उनके जीवन का भी अंत नहीं होगा। आप लोगों को भी आशावादी होना चाहिए। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब कवि कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे। जैसे एक जो माली होता है, बागीचे का जो माली होता है, उसका क्या कार्य होता है। उसका कार्य होता है कि हर पौधों को देखभाल करना और उनमें पल्लवित और पुष्पित हो रहे पेड़ों, फूलों को, फलों को या पत्तियों को बड़े ही ध्यान से या बड़े ही प्रेम से देखना, उनकी सुरक्षा और संरक्षण करना या उनको यथानुकूल खाद पानी देना। तो इसी तरह जैसे माली जो है अपने वन और उपवन की देखभाल करता है, उसी तरह कवि कह रहे हैं कि वे भी देश के नवयुवक जो हैं, जो ये हरे हरे पात हैं, जो ये नए नवयुवक हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, कोमल कोमल शरीर वाली टहनियां हैं या वृक्ष हैं, इनको जो है वो क्या करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, कविता में 2 अर्थ है, एक तो शाब्दिक अर्थ है और दूसरा भाव अर्थ है। भाव अर्थ क्या है? भाव अर्थ ये है कि कवि जो है प्रकृति के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से और उपवन के रखवाले के माध्यम से बात रख रहे हैं कि उनके जिस तरह माली अपने वन उपवन की देखभाल करता है, उसी तरह कवि भी अपने देश के नवयुवकों के लिए योगदान देंगे। क्या योगदान देंगे? उनको सचेत करेंगे, उनको जो देश की आज़ादी के बारे में या संघर्ष के बारे में बताएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे कि वो देश की आज़ादी में भाग लें। तो कवि कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, जैसे जो ये हरे हरे पत्ते हैं, डालियाँ हैं, कलियाँ हैं, कोमल कोमल शरीर वाले पौधे हैं, मैं इनको अपने जो स्वप्न मृदुल कर यानी जो उन्होंने कल्पना में इस काम को रखा है। स्वप्न आता होता है कल्पना, तो कल्पना में जो उन्होंने सोच रखा है कि इस कार्य को करेंगे, वो अपने मृदुल यानी बहुत ही कोमल हाथों से उनकी देखभाल करेंगे। ठीक है। अब जैसे पौधों के ऊपर आप बहुत तेज़ प्रहार नहीं कर सकते हैं या उनको बहुत ही कोमलता से उनकी देखभाल करनी होती है। अब जैसे वृक्ष है तो वो आंधी सह लेगा, लेकिन पेड़ पौधे आंधी नहीं सह पाते हैं। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि जो जिस योग्य है उस योग्य वो उनको प्रेरित करेंगे। वो अपने जो उन्होंने कल्पना में संजो रखा है, जिनका कोमल हाथों जो उनके कोमल हाथों से उनकी वो देखभाल करेंगे। मतलब जो उनके अंदर एक सुनियोजित सोच है उसके अनुसार ही वो काम करेंगे। और जगह एक प्रत्युष मनोहर, और वो क्या करेंगे, सभी नवयुवकों के बीच एक नई उषा का संचार करेंगे। नई उषा यानी प्रातः काल का सूर्य जो होता है, प्रतिधन उष क्या होता है, प्रत्युष। तो कह रहे हैं कि ऐसे कोमल जो सुबह उगने वाले सूरज के समय जो सुंदरता होती है, वैसी ही सुंदरता वो सभी नवयुवकों में जगाने की कोशिश करेंगे। उनके अंदर एक नए सवेरा का, नए सुबह का संचार करेंगे। मुहावरा भी है, नए सवेरा नए सुबह का संचार करना, यानी उनमें उत्साह, उमंग और जोश भरना, उनमें उत्साह भरना, उमंग भरना और जोश भरना।
चलो आगे है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं। उनका कथन है कि मैं जो भी पुष्प यानी फूल अलसाए हुए हैं, आलस्य में हैं, उनकी लालसा को यानी उनके सोने की जो इच्छा है उसको मैं खींच लूँगा, अर्थात उनको मैं जागृत अवस्था में ले आऊँगा। तो तंद्रालस में जाने का मतलब क्या है कि सुषुप्त अवस्था में चले जाना, या जो कार्य के प्रति एकदम निर्विकार हो जाना, या कार्य के जो उद्देश्यहीन हो जाना, उद्देश्य विहीन हो जाना। ऐसे लोगों को कह रहे हैं कवि कि उनके मन में वे जो आलस्य की जो इच्छा भर गई है उसको वो दूर कर देंगे। पुष्प पुष्प यहाँ किसका प्रतीक है? प्रत्येक व्यक्ति का, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आलस्य भर गया है वो निकालेंगे और उन्हें नई चेतना और नई संचार स्फूर्ति से भर देंगे। अगला है, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और उनका कथन है कि अपने इस जीवन में जो भी उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, अमृत रूपी अनुभव जो प्राप्त हुआ है, अमृत क्या है? अनुभव। तो कवि ने जो अनुभव प्राप्त किया है उस अनुभव को वो क्या करेंगे? चारों तरफ बिखेरेंगे। सभी नवयुवकों के बीच वो अमृत या जो उनके अच्छे अनुभव हैं उसको वो संचारित कर देंगे, लोगों के बीच बांट देंगे। तो होता भी है कि जो बड़ों का अनुभव है वो नौजवानों के जीवन में बहुत काम आता है, बहुत ही काम आता है। तो इसलिए उनके अनुभव का कवि कह रहे हैं कि उनके पास जो एक अनुभव है उसे वो सभी नवयुवकों के मध्य वितरित कर देंगे, या उनको समझाएंगे कि ये जो है स्थिति है और आप इसके लिए सतर्क रहें। द्वार दिखा दूंगा मैं उनको कभी द्वार, यहाँ किसका द्वार? विजय का द्वार। उनके अंदर इतना आशा है कि वे नवयुवकों को एकजुट करके प्रेरित कर लेंगे और देश की आज़ादी में भाग लेने के लिए तत्पर कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें विजय द्वार दिखा दूंगा। है मेरे वे जहाँ अनंत, जो मेरे अनंत नवयुवक पूरे भारतवर्ष भर में फैले हुए हैं, क्योंकि आज गुलाम तो पूरा भारत था ना, पूरे भारतवर्ष भर में उनका कहना है कि जो फैले हुए हैं पूरे भारतवर्ष भर में हमारे नवयुवक, उनको मैं क्या करूँगा? प्रेरित करूँगा और उन्हें जागरूक करूँगा। तो इसलिए मेरे पास एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसका निर्वहन मुझे करना है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो कवि कह रहे हैं इस प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से नवयुवकों को सचेत किया है और आग्रह भी किया है कि आप देश के लिए कार्य कीजिए, देश की भक्ति की सेवा में तत्पर रहिए। इसमें बच्चों अगर कविता का पूछा जाए कि बोली क्या है तो आप लिख सकते हो किसमें? खड़ी बोली है। और जैसे पूछा जाए कविता में आए हुए पुनरुक्त शब्दों को छांटिए, तो देखो पुनरुक्त शब्द वे होते हैं जो जब एक ही शब्द दो बार आ जाए तो पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हरे हरे, अभी अभी, ये सब, हाँ, पुष्प पुष्प, कलियाँ कलियाँ, ये सारे जो हैं पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। तो परीक्षा में आता है कि पुनरुक्त शब्दों को छांटिए, तो आप ये बता सकते हैं। और अगर मान लो वसंत का प्रतीक पूछे तो क्या बताएंगे? वसंत का प्रतीक तो क्या बताएंगे? खुशियाँ, उमंग, उल्लास, ये बता सकते हैं। और जो अगर मान लो प्रत्युष का संधि विच्छेद पूछ दे तो क्या लिखोगे? प्रतिधन उष, प्रत्युष। और भाषा बहुत ही सरल है, लयबद्ध है, सरस है, बोधगम्य है। और इसमें आप अगर ये पूछता है कि पुष्प किसका प्रतीक है तो पुष्प क्या है? मनुष्यों का, नवयुवकों का प्रतीक है। अमृत किसका प्रतीक है? तो अनुभव का प्रतीक है, अमृत अनुभव का प्रतीक है। और हाँ, और द्वार से क्या तात्पर्य है? तो विजय द्वार,
विजय द्वार, कवि जो है विजय द्वार कहना चाहते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसमें है, और प्रश्न और अभ्यास फिर कल कर लेंगे। अभी मुख्य बिंदुओं पर हमने ये बात कर ली है। भावार्थ आपका इसका पूरा